Hey guys, this is Amanubadi. In this lecture, we discuss classification of force on the basis of work. आज इस क्लास में हम बेसिकली फोर्स का क्लासिफिकेशन वर्क के बेसिस पे सीखेंगे। ठीक है, वर्क के बेसिस पे फोर्स को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया था। ओके, हम पहले भी क्लासिफिकेशन फोर्स का पढ़ चुके हैं। वहाँ पे हमने कंटैक्ट फोर्स और नॉन कंटैक्ट फोर्स देखा था। कंटैक्ट फोर्स को क्लासिफाई किया था, नॉन कंटैक्ट फोर्स को भी क्लासिफाई किया था। ये चीज़ हमने एनएलएम में देखी थी। आज हम वर्क के बेसिस पे फोर्स को क्लासिफाई करेंगे। ओके, तो टाइप ऑफ फोर्स on the basis of वर्क, वर्क के बेसिस पे फोर्स का टाइप। तो वर्क के बेसिस पे जो फोर्स होते हैं उन्हें दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक कंजर्वेटिव फोर्स और एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नाम तो सुने ही होंगे, जो पहली बार पढ़ रहे हो सकता है ना सुने हो। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ओके, एक कंजर्वेटिव फोर्स और दूसरा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। मैंने कहा कि नाम तो सुने होंगे, लेकिन जो बच्चे क्लास 10th के बाद 11th में हैं वो पढ़ रहे होंगे तो वो शायद ये चीज़ ना सब सुने होंगे। तो हम इसे बता देते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जिनका वर्क डन पाथ पर डिपेंड करता है। क्लियर है बात? पहली चीज़ ये बात याद रखना कि कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स हैं जिनका वर्क डन, ठीक है। बहुत बच्चे ऐसा बोल देते हैं, ऐसे फोर्स जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते उन्हें कंजर्वेटिव फोर्स पर कहते हैं। गलत बात है। ऐसे फोर्स जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है वो क्या होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। और ऐसे फोर्स जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है वो होते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब हम देखते हैं कंजर्वेटिव बारे में और कहानी। इतनी बात लिख लेते हैं पहले। द फोर्स व्हिच work done does not depend on the path is known as conservative। तो ऐसे फोर्स कौन से होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं जिनका वर्क डन किस पे ना डिपेंड करे? पाथ पे डिपेंड ना करे। और जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड करे, द फोर्स व्हिच वर्क डन डिपेंड ऑन पाथ is known as नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। देखो, हो सकता है आपको मेरी राइटिंग समझ में ना आ रही हो, तो कोई बात नहीं, मैं सारी बातें बोल बोल के लिखता हूँ। इसीलिए जिन बच्चों को राइटिंग में कुछ कंफ्यूजन हो वो लिख सकते हैं मेरे साथ जब बोलता हूँ। द फोर्स व्हिच वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ इज नोन एज कंजर्वेटिव फोर्स। द फोर्स व्हिच वर्क डन डिपेंड ऑन द पाथ इज नोन एज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ऐसे फोर्स जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड करे वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ऐसा फोर्स जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड ना करे वो क्या हुई? कंजर्वेटिव फोर्स है। जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड ना करे वो कंजर्वेटिव फोर्स है। ओके, आगे इसमें एक बात और बात कर सकते हैं। द वर्क डन of conservative force depend initial and final
पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन अगर पाथ पे डिपेंड नहीं करता है तो किस पे डिपेंड करता है? वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल पे, ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, पार्टिकल पे डिपेंड करता है। मतलब पार्टिकल की, ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन क्या है, इस पे कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन डिपेंड करता है। लेकिन वो कौन से पाथ पे जा रहा है, किस पाथ से जा रहा है, ये चीज, इस चीज से कोई वास्ता नहीं होता है। चाहे वो जैसे उसे ए से बी तक जाना हो, ए से बी तक, ए है, ए बी है, ए से बी तक जाना है तो हो सकता है एक पाथ ए हो सकता है, एक पाथ ए हो सकता है, एक पाथ सीधा हो सकता है, या डिफरेंट पाथ हो सकते हैं ए से बी तक जाने के। लेकिन अगर ये फोर्स कंजर्वेटिव है जिससे ब्लॉक ऑब्जेक्ट ए से बी तक जा रहा है, तो ए से बी तक जाने में इसका वर्क डन केवल ए पोजीशन और बी पोजीशन पे डिपेंड करेगा, इस पाथ पे नहीं डिपेंड करेगा। ठीक है, और इसके बारे में तो जानते हैं, इसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड करेगा। मतलब यहाँ पे इस पाथ का नाम 1 ले लो, इस पाथ का नाम ले लो 2, इस पाथ का नाम 3 ले लो, तो वर्क डन बाई पाथ 1 इक्वल्स टू वर्क डन बाई पाथ 2 इक्वल्स टू वर्क डन बाई पाथ 3। और यहाँ पे यही एग्जांपल, अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब इसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड कर रहा हो, तो ये पहला पाथ मान लो ए है, दूसरा पाथ सपोज करो ए है, या इसे मानो पहला पाथ, इसे मानो दूसरा पाथ, और तीसरा पाथ मान लो कहीं ए वाला है। ए से बी तक जाने के लिए इसके पास 3 पाथ है, तो तीनों में वर्क डन कैसा होगा? डिफरेंट होगा, क्योंकि तीनों में जो पाथ है वो डिफरेंट है। और नॉन कंजर्वेटिव ऐसे फोर्स होते हैं जिनका वर्क डन पाथ पर डिपेंड करता है, और ये ऐसे फोर्स होते हैं जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, केवल इनिशियल और पोजीशन पे डिपेंड। तो पहले पाथ की वजह से गए तब भी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम ही थी, दूसरे पाथ पे से जब गए तब भी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम ही थी, तीसरे पाथ पे से गए तब भी इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक सेम ही थी। तो मतलब वर्क डन बाई पाथ 1, वर्क डन बाई पाथ 2, वर्क डन बाई पाथ 3। अगर ये फोर्स कंजर्वेटिव है, इसे ए से बी तक ले जाने वाला, तब इनका वर्क डन तीनों पाथ से सेम आएगा। अगर ये फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है, ए से बी तक पहुंचाने वाला, तो इनके बीच में जो वर्क डन होगा वो बराबर नहीं होगा, नॉट इक्वल्स टू होगा। ठीक है, ओके, क्लियर है इतनी बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने कही है। ठीक है, इतनी बात नोट कर लो, फिर इसमें थोड़ी सी चर्चा और आगे कर लेते हैं, थोड़ी सी चर्चा और करेंगे आगे। ओके, आई होप आप इसे नोट कर लिए होंगे। थोड़ा साइड हो जाते हैं हम, तो चलिए नोट तो कर ही लिए होंगे आप, तो इरेज कर देते हैं। तीसरी बात इसमें क्या है, देखो, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन जो है पाथ पे डिपेंड नहीं करता था, केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता था। इसका मतलब ये है, अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गई, इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर सेम हो गई, तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा? 0 होगा। इनिशियल और फाइनल पोजीशन का सेम होने का मतलब ये होता है कि पाथ क्या होगा, मतलब पार्टिकल जहां से चले वहीं वापस आ जाए। इसका मतलब ये है, पाथ कैसा होगा? कुछ साइक्लिक होगा, कुछ क्लोज साइक्लिक पाथ होगा। ठीक है, साइक्लिक पाथ मतलब कर्व, कोई एक कर्व जहां से स्टार्ट हो वहीं से वापस आ जाए। ठीक है, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स for a cyclic path is 0। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से चलता है और ऐसे ऐसे चल के यहाँ पे फिर से वापस आ जाता है, मतलब ए पे गया और ए पे ही वापस आ गया, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो आया यहाँ पे क्या आएगा? 0। किसके लिए? फॉर साइक्लिक पाथ, फॉर साइक्लिक पाथ। ओके भाई, साइक्लिक पाथ के लिए इसका वर्क डन 0 मिलेगा। सिमिलरली
नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, अगर वो किसी एक पॉइंट से चलता है और उसी पॉइंट पे वापस आ जाता है तो जरूरी नहीं है इस पाथ पे, मान लो पाथ 1 है, वर्क डन बाई इस पाथ, मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोलो, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ये 0 के बराबर हो, जरूरी नहीं है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से अगर ऑब्जेक्ट यहीं से चला और यहीं पे वापस आ गया फिर भी ये जरूरी नहीं है अगर फोर्स नॉन कंजर्वेटिव हो तो वर्क डन 0 आए, लेकिन यहाँ पे कंपलसरी रहेगा कि वर्क डन 0 आएगा। अभी इसका हम प्रूफ भी देंगे, आप परेशान बिल्कुल मत होना। अब चौथी बात, कंजर्वेटिव फोर्स जो हमारे पास हैं केवल और केवल 3 है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा स्प्रिंग फोर्स, तीसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यही 3 कंजर्वेटिव फोर्स हमें पढ़ना है और 2 कंजर्वेटिव फोर्स तो हम इसी कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन हम यहीं पढ़ लेंगे और तीसरा जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में चर्चा करेंगे। ओके, तो हमें कौन कौन से कंजर्वेटिव पढ़ना है? एक स्प्रिंग फोर्स है, दूसरा कौन सा है? ग्रेविटेशनल, और तीसरा कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। यही 3 जो हमारे पास फोर्स हैं वो कौन सी है? कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, और इनमें 2 की चर्चा तो आज ही खत्म कर लेंगे, तीसरे की चर्चा अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में करेंगे। तो आगे बढ़ें, थोड़ा सा इनके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं। ये जो बात हमने कहा है साइक्लिक पाथ में वर्क डन 0 होगा, ठीक है, वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, ये सब बात थोड़ा सा प्रूव लेते हैं क्या ये बात सही है, जैसे मनगढ़ंत कहानी है। ठीक है, इस बात का प्रूफ होना हमारे पास जरूरी है ना, क्योंकि किसी चीज़ का भरोसा हम तब तक करेंगे जब उसका कोई प्रूफ होगा, कुछ एविडेंस होगा, तभी तो हम उस पर भरोसा करेंगे। तो भरोसा आपके दिलाते हैं, वेट करो, इसे नोट करो, उसके बाद आपको भरोसे पे काम करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। सबसे पहले बात करते हैं कंजर्वेटिव फोर्स की। सबसे पहले हमारी बात किसकी होगी? कंजर्वेटिव फोर्स की। कंजर्वेटिव फोर्स, इसकी चर्चा सबसे पहले होगी। अच्छा, इसमें जो हमने सबसे पहली बात कही है, क्या कही है? द वर्क डन conservative force does not depend on किस पे? पाथ। कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो भी वर्क डन होता है पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। चलिए जनाब, इसका एक परिचय लेते हैं थोड़ा सा। हमें इस P हाइट तक पहुंचना था, A से B हाइट तक जाना था, A से B तक जाना था, तो हमारे पास 2 पाथ हो सकता था। एक यहाँ पे ब्लॉक ले लेते हो MKG का। एक रास्ता क्या हो सकता था, हम A से इस वाले पाथ P पे जाते, फिर P से B पे जाते। एक रास्ता हमारे पास ये हो सकता था। अच्छा, ये पाथ नंबर 1 है हमारा, तो हम इसकी वजह से वर्क डन निकालते हैं, वर्क डन। और इसमें कौन सा हमें कंजर्वेटिव फोर्स मिलेगा? इसमें कंजर्वेटिव फोर्स मिलेगा हमें mg, ग्रेविटेशनल फोर्स। मैंने बताया ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यही 3 कंजर्वेटिव मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे mg तो हमें एक कंजर्वेटिव फोर्स मिल गया। तो चलते हैं mg की वजह से इस पहले पाथ की वजह से पहले पाथ का वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स
फ्रॉम पाथ 1, पहले पाथ की वजह से। तो देखो mg नीचे लग रहा है, तो सबसे पहले वर्क डन बाई पाथ 1 क्या आ जाएगा, वर्क डन बाई a टू p प्लस वर्क डन बाई p टू b। यही तो a से p जाने में वर्क डन क्या होगा, देखो a से p जब जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट आप इस डायरेक्शन में करोगे। यही तो सपोज करो एक L हाइट आपको L लेंथ गिवन थी थीटा एंगल पे, तो AP लेंथ क्या होती, AP लेंथ जो होगी क्या होगी, L cos थीटा होगी, और BP लेंथ क्या होगी, PB लेंथ सॉरी, L cos थीटा AP, L sin थीटा। ठीक है भाई, तो वर्क डन बाई AP तो क्या होगा, mg इंटू L cos थीटा इंटू एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स, तो क्या होगा 90 डिग्री ना, cos 90 डिग्री प्लस इधर जब P से B जाओगे तो mg फोर्स ब्लॉक ऐसा होगा आपका, इस जाएगा ऊपर और mg एक्ट करेगा नीचे। ठीक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट और mg के बीच में एंगल 180 डिग्री है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा pb के बराबर, मतलब L sin थीटा के, तो इधर क्या होगा mg L sin थीटा cos 180 डिग्री। हाँ कोई डाउट, तो वर्क डन बाई ए टू बी, क्योंकि cos 90 है तो ये वर्क डन 0 हो जाएगा, इधर से क्या आएगा माइनस mgl sin थीटा, तो वर्क डन बाई पाथ 1 क्या आ गया माइनस mgl sin थीटा, माइनस mgl sin थीटा। माइनस mgl sin थीटा। कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट? फिर वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम पाथ सेकेंड, सेकेंड पाथ की वजह से वर्क डन कैसे आएगा। सेकेंड पाथ कौन सा होगा, हम जाने के लिए एक रास्ता तो ए अपनाए, एक रास्ता ए भी अपना सकते थे ना, ऐसे डायरेक्टली ब्लॉक को वहां पहुंचा देते, ए पाथ सेकेंड होता हमारा। ठीक है, पाथ सेकेंड मतलब ए से बी जाने के लिए हम ब्लॉक को कुछ ऐसा चलाते, ठीक है ओके। एंगल कितना है, थीटा है। mg कैसे एक्ट करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। एंगल थीटा है, एंगल 90 हो जाएगा इतना। तो अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर mg और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल जो बन रहा है कितना बन रहा है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है 90 प्लस थीटा आ रहा है, ओके। और डिस्प्लेसमेंट कितना है L है, फोर्स कितना है mg है, तो वर्क डन बाय पार्ट 2 क्या हो जाएगा mgl cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस mgl साइन थीटा। जनाब हमने पहले ही बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स कैसी फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। अब ये बात प्रूव भी हो गई, कैसे कि इस कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से अगर हम पाथ ए से पी, पी से बी गए तब भी वर्क डन हमें क्या मिला mgl साइन थीटा माइनस टाइम, और ए से बी पे डायरेक्ट गए इस पाथ को अपनाया तब भी हमें वर्क डन क्या मिला mgl साइन थीटा माइनस mgl साइन थीटा। मतलब ए वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि एक कंजर्वेटिव फोर्स था,
उसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं किया। इस बात से ये बात प्रूफ हो गई कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, और दूसरी बात कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। दोनों बात समझ में आई? क्लियर है बात? आगे बढ़े। पाथ वाली कहानी खत्म हुई। सेकेंड चीज हमने कहा था क्लोज लूप में चलते हो, क्लोज लूप में चलते हो, क्लोज लूप में इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम कर लिए, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम कर लिए, तो क्या होगा? वर्क डन आपका क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। इस बात को समझते हैं, नोट करो इतना। आगे बढ़े। सेकेंड बात जो हमने पढ़ी थी, इसमें क्या पढ़ी थी? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स फॉर क्लोज पाथ, या क्लोज नहीं, साइक्लिक पाथ, साइक्लिक पाथ इज 0। ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं। देखो जनाब, इसके लिए समझो, एक ब्लॉक है m kg का, और A से A पोजीशन इनिशियल A है, A से जाता है B पे, h हाइट ऊपर है, B पे जाता है, B से जाता है C के, L लेंथ C पे चलता है, फिर C से आता है D पे, पाथ है इसका, देखो ब्लॉक जा रहा है, C से आता है D पे, मतलब h हाइट नीचे ही आएगा, फिर D से आता है A पे, मतलब L लेंथ आएगा इधर से, फाइनली A पे ही आ जाता है। तो एक क्लोज पाथ कवर करता है, हाँ सर क्लोज पाथ पे कवर करता है। तो वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम पाथ 1, पाथ 1 से इसका ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क, इसका नाम 1 पाथ रख देते हैं, पाथ 1, कोई एक पाथ नहीं, या पाथ ABCD, ठीक है ऐसा रख देते हैं। तो कैलकुलेट वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि कंजर्वेटिव फोर्स है, टू पाथ ABCD, ठीक है इस वाले पाथ पे। अच्छा, ABCD से A पे आने के लिए, A पाथ कवर करने के लिए A से B पे गया, तो वर्क डन बाई ABCD, वर्क डन बाई वर्क डन प्लस A टू B प्लस, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी, वर्क डन ऐड कर सकते हो, अलजेब्रिक सम ले सकते हो, वर्क डन B टू C प्लस वर्क डन C टू D प्लस वर्क डन D टू A। A से B तक जाओगे, A से B पे तक जाओगे तो फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो वर्क डन बाई AB क्या होगा? वर्क डन A टू B क्या होगा? माइनस MGH होगा। एंगल दोनों में 180 डिग्री था, ठीक है, MGH इंटू कॉस 180 मतलब माइनस MGH। B से C जाओगे, B से C गए तो mg नीचे एक्ट करेगा और L इधर रहेगा, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल जो होगा 90 डिग्री, तो वर्क डन 0। C से D जब आओगे तो mg नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा है, तो वर्क डन बाई C टू D प्लस MGH, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम ही था, नीचे डिस्प्लेसमेंट नीचे ही फोर्स। ओके, वर्क डन D टू A क्या होगा? वर्क डन D टू A बाई ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे mg एक्ट कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट और mg के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो वर्क डन 0। सबका सम कर लो, वर्क डन बाई ABCD जो एक साइक्लिक पाथ है क्या आएगा? माइनस MGH प्लस 0 प्लस MGH प्लस 0,
तो आप निकालोगे तो यहां पे जो साइक्लिक पाथ का वर्क डन आया, वर्क डन ABCD आया, जो क्या आएगा 0 आएगा। इसका मतलब एक बात भी प्रूव हो गई कि वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फॉर अ साइक्लिक पाथ क्या होता है 0 होता है। ठीक है, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स फॉर अ साइक्लिक पाथ क्या होगा 0 होगा। तो कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में एक चर्चा कर लेना, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव के बारे में कैसे ही बात कहोगे कि सर ये बात सही होती है, ये बात सही नहीं है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। तो उनके लिए भी जब चर्चा करते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स की चर्चा तो समझ में आ गई, कोई डाउट हो तो बता सकते हो। अब चलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को समझने का प्रयास करते हैं। ओके, चलिए आई थिंक इसे आप नोट कर लिए होते तो इसे इरेज करके फिर आगे हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। चलिए अब हमारी चर्चा रहेगी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में हमने देखा कि उसका एक साइक्लिक पाथ में वर्क डन कैसे 0 होता था, और कैसे कंजर्वेटिव फोर्स किस पे नहीं डिपेंड करता था, पाथ पे डिपेंड नहीं करता था। अब यही से सारी बातें हम नॉन कंजर्वेटिव के लिए सीखेंगे। नॉन कंजर्वेटिव में हम देखेंगे कैसे इस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है, कैसे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन किसी साइक्लिक पाथ के लिए 0 नहीं होता है। ये सारी चीज़ें अब हम देखेंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है। अपन अब क्या देखेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। थोड़ी डिटेल में चर्चा करेंगे, और इसमें सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था कौन सा, कि द वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स does not depend on, conservative force depend on पाथ। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होता है किस पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड करता है। ये चीज हमने सीखी है पहले से, इसी चीज पे चर्चा थोड़ी सी और करेंगे आगे। हाँ, तो चलिए हमने देखा था कि हमारे पास जो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, एक ग्रेविटेशनल, एक स्प्रिंग फोर्स, और उसके बाद कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स था हमारे पास, उसका नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये तीन हमारे पास कैसे फोर्स होते थे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते थे। बाकी जितने फोर्स होते हैं जैसे फ्रिक्शन फोर्स हुआ, ठीक है, ये सब कौन से फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर कंसीडर किए जाएंगे। तो चलिए हम फ्रिक्शन फोर्स का एग्जांपल लेते हुए इन बात को समझते हैं, क्या फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है, ये चीज हम थोड़ा सीखते हैं। चलो ये क्या है सर, समझाने के लिए आपकी एक तरीका ढूंढे हैं। ठीक है, एक टेबल रखी हुई है, टेबल पे यहाँ पे एक ब्लॉक है m kg का, स्मॉल m kg का एक ब्लॉक है। इनिशियल पोजीशन इसकी a है, इसे a से लेकर b पे जाना है, a लेंथ l है। ठीक है, तो a से b जाने के लिए ये डायरेक्टली एक पाथ इसे अपना सकता है, पाथ नंबर 1 समझो, और दूसरा कौन सा पाथ सोच सकता है, ब्लॉक दूसरे पाथ से भी जा सकता है, कौन से हो सकता है, ए से पहले जाए पी पे, फिर वी से जाए क्यूब से, फिर क्यू से जाए बी से। ये दूसरा पाथ हो सकता था। ए लेंथ एल है और ए भी लेंथ एल है, ए भी लेंथ एल है, सारी लेंथ ए से बी तक की, ए से पी तक की लेंथ एल है,
P से Q तक की लेंथ L है, Q से B तक की लेंथ L है, A से B तक लेंथ L है। ठीक है, दो पाथ हो सकते हैं, दोनों पाथ से हम वर्क डन देखते हैं। क्या हमें देखेंगे, अगर वर्क डन बाई पाथ 1 इज नॉट इक्वल टू वर्क डन बाई पाथ 2, अगर ऐसा हमें मिल गया तब हमारी बात सही हो जाएगी कि वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पे डिपेंड करता था। ए से बी तक ही गए, लेकिन दो अलग अलग पाथ से बी तक गए, तो हमें दो टाइप का वर्क डन मिलता है। ये बात हम प्रूव कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले पाथ 1 से वर्क डन निकालते हैं, वर्क डन बाई पाथ 1। तो देखो फ्रिक्शन फोर्स, जब हम इस ब्लॉक को आगे ले जाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स बेसिकली पीछे एक्ट करेगा। ठीक है, इसे हम थोड़ा जूम करके इधर समझते हैं। तो जब ब्लॉक को हम ऐसे आगे ले जा रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ एक्ट कर रहा है, पीछे एक्ट कर रहा है, और ब्लॉक जा रहा आगे। सपोज करो एल लेंथ आगे गया बी तक, ए से बी तक एल लेंथ आगे जाएगा, क्योंकि चल के आगे जाएगा तो भाई साहब एक्ट करने वाला फोर्स कौन सा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। इस टेबल पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है टेबल का, तो काइनेटिक फ्रिक्शन एफ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, म्यू एम जी आ जाएगा। हाँ सर, तो फोर्स क्या आएगा, म्यू एम जी। डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, एल। एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 180 कॉस 180। तो वर्क डन बाई पाथ 1 क्या आ जाएगा, माइनस म्यू एम जी एल। पहले पाथ से, मतलब ए से बी तक इस पाथ से गए तो वर्क डन हमें क्या आया, म्यू एम जी एल मिला। ए से बी तक के लिए वर्क डन, ए से बी तक का ही वर्क डन हम देखेंगे जब पाथ सेकेंड से जाएं तो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्लॉक हमारा इधर जाएगा, इस पाथ के सहारे ब्लॉक इधर जाएगा, या फिर ऐसे ब्लॉक जाएगा। तो जब ब्लॉक इस सरफेस पे चलेगा ऐसे, मैं थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूं आपको। देखो क्या है, जरा इस सीन को देखो। ब्लॉक अगर यहाँ पे रखा होगा, ऐसे मान लो ये चलाना है इसे, तो इसे जब हम इधर की तरफ लाएंगे, इधर की तरफ, तो फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करेगा, इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, पीछे की तरफ, इधर की तरफ। जब इसे हमने देखो इधर की तरफ चलाया तो फ्रिक्शन इसके पीछे एक्ट करेगा, मतलब फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर होगी, इस साइड में। जब फ्रिक्शन हम इधर लेके जाएंगे तो फ्रिक्शन इधर होगा, जब ऐसे लाएंगे तो फ्रिक्शन अपोजिट। लेकिन फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में एंगल हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये बात समझ में आ गई, ओके। तो यहां से वर्क डन बाई पाथ सेकेंड देखते हैं। ए से पी तक का वर्क डन म्यू एम जी एल माइनस P से Q तक का वर्क डन माइनस म्यू एम जी एल, Q से B तक का वर्क डन माइनस म्यू एम जी एल। तो वर्क डन बाई पाथ सेकेंड क्या आ जाएगा, 3 म्यू एम जी एल। तो दो अलग अलग पाथ पे, एक ही पॉइंट पे दो अलग अलग पाथ से गए और हमें दोनों अलग अलग पाथ से वर्क डन अलग अलग मिला। इसका मतलब है ए से बी जाने के लिए हमने दो पाथ का इस्तेमाल किया, दोनों पे वर्क डन अलग अलग मिला। इसका मतलब है वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किस पे डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड करता है। इस बात का प्रूफ आपको मिल गया है इस एग्जांपल से। यहाँ पे हमने देखा वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा था, पाथ पर डिपेंड कर रहा था। आई थिंक इसकी क्लियरिटी मिल गई आपको। सेकेंड चीज यहाँ पे हमने बताया था कि साइक्लिक पाथ को अगर हम कोई कवर करते हैं तो क्या होता है, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स 0 मिलता है और वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स 0 नहीं होता है। इस बात का भी जरा एक बार सोच विचार कर लेते हैं, इसको भी प्रूव कर लेते हैं। दूसरी बात हमने जो बताई थी इसके बारे में, क्या बताई थी, द वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स for a cyclic path should not 0।
किसी साइक्लिक पाथ के लिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन 0 नहीं हो सकता। ठीक है, ये बात मैंने बताई थी। चलिए इस बात का प्रूफ लेते हैं। अच्छा, साइक्लिक पाथ मतलब जिस पोजीशन से चलो उसी पे वापस आ जाओ। यहाँ पे एक ब्लॉक है mkg का, हम क्या करेंगे, इसे यहाँ तक इस पॉइंट से A से लेके चलेंगे, L लेंथ आगे लेके जाएंगे, A से L लेंथ लेके जाएंगे आगे B पॉइंट्स पे, और फिर B से वापस भी लेके आएंगे। A से B पे गया, B से 1 पे गया, मतलब एक साइक्लिक पाथ कवर कर लिया। मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों की सेम हो गई। ठीक है, जब A से B, B से A पे फिर वापस आ जाएगा तो A B A पे आने के लिए इसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम ही होगा, मतलब एक साइक्लिक पाथ कवर कर रहा है। अच्छा, जरा देखो जाते टाइम में कितना वर्क डन करेगा, वर्क डन बाई ABA किसके बराबर होगा, वर्क डन बाई AB प्लस वर्क डन बाई VA। A से B जाने में फ्रिक्शन काइनेटिक होगा, आगे लगेगा म्यू mg, सपोज करो फ्रिक्शन कॉफिशिएंट म्यू है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है तो वर्क डन बाई AB क्या हो जाएगा, म्यू mgl cos 180 प्लस यहाँ जब पहुंच जाएगा ब्लॉक, फिर आगे आएगा तो आगे डिस्प्लेसमेंट इधर करेगा और अब फ्रिक्शन इधर एक्ट करेगा, किसके बराबर, म्यू mgl के बराबर। तो इस कंडीशन में फोर्स क्या होगा, म्यू mgl ही होगा। डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, आगे की तरफ होगा, म्यू mg और म्यू mg फोर्स होगा। डिस्प्लेसमेंट आगे L होगा, एंगल क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट आगे फोर्स पीछे cos 180। तो यहाँ से वर्क डन बाई ABA मतलब A से B, B से A आने में जो वर्क डन मिला हमें क्या मिला, -2 म्यू mgl। ए क्या मिला, वर्क डन मिला A से B, B से A जाने के लिए एक साइक्लिक पाथ का जो वर्क डन मिला हमें -2 टाइम म्यू mgl मिला। ओके, तो साइक्लिक पाथ का हमने देखा फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन क्या हुआ, 0 नहीं हुआ, और यही वर्क डन फॉर कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो गया था, 0 हो गया था। ओके, अब आई थिंक कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, इसकी क्लियरिटी आपको मिल गई होगी। मुझे नहीं लगता कि अब भी इसमें कोई डाउट आपको होगा। अगर है तो प्लीज़ बताइए, शर्माइए मत, आप कमेंट बॉक्स में जाइए और अपनी समस्या मेंशन कीजिए। आगे हम चलते हैं और अब देख लेते हैं कंजर्वेटिव फोर्स के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो उन्हें कैसे डील करते हैं। तो इतना हम इरेज करते हैं, आप नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बेसिकली हम डिस्कस करेंगे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे होते हैं। तो वर्क डन बाय जो कंजर्वेटिव फोर्स के क्वेश्चन मिलेंगे आपको बेसिकली 3 टाइप के मिलेंगे। एक में फोर्स कांस्टेंट मिल सकता है, एक टाइप ऐसा होता है। सेकेंड टाइप फोर्स जो होता है एक्स वाई जेड पे डिफरेंट हो सकता है। थर्ड केस जो होता है वो होता है परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट, जो कि इंपॉर्टेंट केस है। यहाँ से कि क्वेश्चन जेई एडवांस में अभी तक पूछे गए, मेंस में नहीं, लेकिन मुझे लगता है आने वाले टाइम में यहाँ क्वेश्चन दिख सकता है। तो प्लीज़ ये थर्ड वाला केस भी अच्छे से पढ़ लेना। ओके, तो चलिए बात करते हैं वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स 3 तरीके से क्वेश्चन होते हैं। पहला केस क्या होता है, व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट। पहला केस क्या हो सकता है, फोर्स गिवन हो, जो गिवन फोर्स हो कांस्टेंट हो। दूसरा केस हो सकता है व्हेन फोर्स डिपेंड ऑन एक्स वाई एंड जेड। व्हेन फोर्स डिपेंड एक्स वाई एंड जेड। केस नंबर 3 जो है वो क्या हो सकता है, परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट। ये 3 केस हमारे पास है भाई साहब, ठीक है। और धीरे धीरे एक एक कर सारे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो इनिशियली 2 केस है,
इन्हें मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ अपने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में, लेकिन एक छोटा सा रिवीजन इनका भी करेंगे। और थर्ड वाला जो केस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है इस बार जेईई में इसमें यहाँ से क्वेश्चन दिखेगा, इसलिए इसे हम थोड़ा और अच्छे से पढ़ाएंगे और आप भी कोशिश करना इसे पेशेंस के साथ पढ़ने की। ओके, चलें आगे बढ़े। इतना आप नोट करो, हम इसे इरेज कर देते हैं। ओके, केस नंबर 1 रहेगा हमारा कौन सा? व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट। जब फोर्स कांस्टेंट होता है तो वर्क डन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस से। यही तो पता है हमें। क्वेश्चन करते हैं सर कि ब्लॉक है 4 kg का, इस पे फोर्स एक्ट कर रहा है 1I + 2J + 3K कैप। इनिशियल पोजीशन 1, 2, 3 है और वहीं इसकी फाइनल पोजीशन हो जाती है 3, 5, 7 पे। इसकी फाइनल पोजीशन है, ए इसकी इनिशियल है। ठीक है, इनिशियल पोजीशन गिवन है तो क्या इसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर हम निकाल सकते हैं? जी सर बिल्कुल, 1I + 2J + 3K। और अगर फाइनल पोजीशन गिवन है तो फाइनल पोजीशन वेक्टर भी निकाल सकते हैं। जी बिल्कुल, 3I + 5J + 7K कैप। जनाब अगर हमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन वेक्टर किसी भी ऑब्जेक्ट का पता है तो क्या चेंज इन पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं? हाँ, किसके बराबर होगा? R फाइनल माइनस R इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, I में से I, J में से J, K में से K को घटाओगे तो क्या आएगा? 2I + 3J + 4K कैप। तो यही इसके किसके बराबर होगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के चेंज इन पोजीशन वेक्टर ही तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। मतलब एस वेक्टर क्या हो जाएगा अपना? 2I + 3J + 4K डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जनाब फोर्स वेक्टर हमें गिवन है तो क्या आप वर्क डन निकाल सकते हो? हाँ बिल्कुल। कैसे निकलेगा? वर्क डन निकालने के लिए हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। फोर्स कितना है? 1I + 2J + 3K कैप है, आई थिंक। हाँ सर बिल्कुल सही बात। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 2, 3 एंड 2I + 3J + 4K है। हम डॉट प्रोडक्ट लेते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि I का J के साथ और I का K के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। यही बात सीख के आए हो। हम I वाले का मल्टीप्लाई I के साथ, J वाले का J के साथ, K वाले का K के साथ, तो वर्क डन जो आता है भैया क्या आएगा? 2 1 जा 2 + 3 2 जा 6 + 4 3 जा 12। और जब इन्हें ऐड करोगे तो वर्क डन हमारा कितना मिलेगा? 20 जूल मिलेगा। ऐसा काम कब करते हैं वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए? जब फोर्स हमें कैसी हो? कांस्टेंट हो। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके थे, इसे और नए फॉर्म में पढ़ लिए। अगर फोर्स कंजर्वेटिव हो तो कैसे वर्क डन कैलकुलेट करते हैं? अगर गिवन फोर्स कैसी हो? कांस्टेंट हो। सेकेंड चीज, अगर गिवन फोर्स वेरिएबल हो, एक्स वाई जेड पे डिपेंड कर रही हो, तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसके बारे में आगे चर्चा कर लेते हैं। उससे पहला काम क्या है आपका? इसे नोट कर लो। प्यारी सी बात जो लिखी गई है इसे नोट कर लो और व्हाट्सएप कर देना शाम को। रिप्लाई तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। चलो इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं कि ये बात आपको समझ में भी आ गई होगी और आप इसे नोट भी कर लिए होंगे। देरी होगी तो बस व्हाट्सएप करने की। अभी मत करो, अभी अपनी कंसंट्रेशन के साथ क्लास कर लो, बाद में कर देना। ओके, केस नंबर 2 पे चलते हैं। जब क्या हो? गिवन फोर्स कैसी हो? कांस्टेंट। गिवन फोर्स व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट। हाँ, फोर्स डिपेंड
ऑन एक्स वाई एंड जेड, मतलब फोर्स अब कैसी होंगी, वेरिएबल्स होंगी। और जब फोर्स वेरिएबल थी तब हमने वर्क डन कैसे कैलकुलेट किया था, एफ डॉट डी आर से कैलकुलेट कर दिया था। और अगर मान लो फोर्स एक्स वाई जेड में भी हो, मतलब फोर्स के पास एफ एक्स आई कैप भी हो, एफ वाई जे कैप भी हो, एफ जेड के कैप भी हो, इसका मतलब ये है भैया कि इस फोर्स का वेरिएशन एक्स वाई जेड में भी हो तो हम इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फिर हम क्या लिखेंगे, डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप। और भाई वर्क डन लेने के लिए इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर करोगे तो क्या आएगा, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। और फिर इसे और अच्छे से लिखना चाहो तो ऐसा लिख सकते हो भाई साहब, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। क्या वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए तरीका आप अपना सकते हो? हाँ, और ये तरीका मैंने आपको अपनाने के लिए बता भी चुका हूँ और इस पे क्वेश्चन भी करवा चुका हूँ अपने लेक्चर्स नंबर 2 में। सर हम तो चैट बॉक्स में भी जीते जब आप लेक्चर नंबर 2 लेके आए थे, अब तो सामने आ गए हो। लेक्चर इसे यहीं पे छोड़ दो और जाओ पहले लेक्चर नंबर 2 देख लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और जो बच्चा यहाँ तक नहीं पढ़ा है पहले लेक्चर नंबर 1 और 2 देख के आए तभी ये बात कुछ समझ में आएगी उसके, अदरवाइज बहुत इंटेलिजेंट होगा तभी समझ पाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसे इरेज क्यों किए, क्योंकि अब हमें करवाना है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं एक शानदार क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम, एक ऑब्जेक्ट है जिसे डिस्प्लेस्ड कर दिया जाता है फ्रॉम पोजीशन वेक्टर, कोई पोजीशन वेक्टर है वहां से इसे डिस्प्लेस किया जाता है। पोजीशन वेक्टर आर इनिशियल गिवन है, कितना है 2y प्लस 3j मीटर में है। अच्छा 2 यहाँ से डिस्प्लेस किया जाता है, वो कहाँ तक किया जाता है, फाइनल पोजीशन वेक्टर 4i प्लस 6j मीटर में। अंडर अ फोर्स F इक्वल्स टू वेक्टर F इक्वल्स टू 3x स्क्वायर i कैप प्लस 2y j कैप न्यूटन। फाइंड वर्क डन बाय दिस फोर्स, हमें इस फोर्स की वजह से वर्क डन बताना है। एक आसान सा क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आप स्क्रीन पॉज करके आप खुद से इसे ट्राई करोगे। अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात, अपने आप अपनी पीठ को थपथपाना, और नहीं हुआ तो सीधा कंसंट्रेशन बोर्ड पे करना अपना। इनिशियल पोजीशन वेक्टर इसमें गिवन है और फाइनल पोजीशन वेक्टर गिवन है, तो क्या इनिशियल इसका कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं और फाइनल कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं? जी बिल्कुल सर। इनिशियल पोजीशन इसकी क्या रही होगी, कोऑर्डिनेट में लिखें तो 2,3 रही होगी, क्योंकि देखो 2i प्लस 3j लिखा है, मतलब 2 यूनिट i में है और 2 मीटर i में है, 3 मीटर j में है, क्योंकि यूनिट भी 2 मीटर। फाइनल इसकी पोजीशन क्या हो सकती है, कोऑर्डिनेट में लिखे तो 4i प्लस 6j लिखा है तो 4,6 लिख सकते हैं। ये इनिशियल से फाइनल कोई ऑब्जेक्ट है जिसे डिस्प्लेस किया जा रहा है। फोर्स क्या लग रहा है जरा ये देखो, फोर्स जो है यहाँ पे 3x स्क्वायर i कैप है और 2y j कैप है। जनाब k कैप नहीं है, मतलब यहाँ पे k डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, मतलब z डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। तो फोर्स वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, मतलब एक्स में कितनी फोर्स है 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर डी एक्स प्लस y में कितनी फोर्स है 2y, तो इंटीग्रेशन 2y dy। z में कोई फोर्स ही नहीं है तो प्लस 0 कर सकते हो, अदरवाइज छोड़ो। लिमिट क्या है, इनिशियल क्या है, इनिशियल x में कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 2 से 4 तक जा रहा है। x में x कोऑर्डिनेट 2 से 4 तक वेरी कर रहा है, y कोऑर्डिनेट 3 से 6 तक वेरी कर रहा है। तो वर्क डन क्या हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल सर,
वर्क डन निकाल सकते हो। देखो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई थ्री, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स क्यूब लिमिट क्या होगी 2 से 4 प्लस यहाँ पे 2y स्क्वायर बाई 2 मतलब 2 कैंसिल हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक 3 से लेके 6 तक। अपन क्या करेंगे, अब लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो 64 माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 6 6 जा 36 माइनस 9। जनाब जब इन्हें माइनस प्लस करोगे तो वर्क डन आपका जो आएगा 83 जूल आएगा, 83 जूल आएगा। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी और आंसर आपको बहुत प्यारा लगा होगा, और उम्मीद करता हूँ जितनी जनता देख रही है 50% जनता कम से कम आंसर तक सेफ पहुँच गई होगी। 25% जनता ऐसी है जो कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी होगी, और 25% जनता ऐसी होगी जो पहली बार पढ़ रही होगी जिसे कुछ समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ें और चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे जिसका नाम है परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट। ओके, परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट चर्चा इसकी आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले इसे नोट करना, तब तक हम पानी पी के आ रहे हैं। चलिए, परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट के क्वेश्चन करने से पहले हम आपको क्या सिखाएंगे, कुछ परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना आपको सिखा दे रहे हैं। परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आप लॉजिक सोच लेंगे तो कुछ दिन बाद आप भी लिखना सीख जाएंगे, लेकिन उससे पहले लॉजिक आप सोचिए। जैसे देखो y dx, y के साथ इंटीग्रेशन में dx है, प्लस x dy, y dx x dy इसको टू क्या होता है डी वाई डी एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो देखो y तो कांस्टेंट मानोगे, डी एक्स साथ इंटीग्रेशन y x हो जाएगा, x y हो जाएगा, तो मतलब y x यहाँ से भी आएगा, y x यहाँ से भी आएगा, और इसका डिफरेंशियल फॉर्मेट जो लिखेंगे हम d में x y लिख देंगे। क्लियर है भैया? अच्छा, अब देखो अभी x y था, अब y x dx, y x dx साथ ही साथ क्या हो, सॉरी 2yx dx हो, 2yx dx हो, प्लस 2y dx प्लस एक्स स्क्वायर y dy हो, एक्स स्क्वायर yx dx हो और प्लस एक्स स्क्वायर dy हो। तो इसका डिफरेंशियल फॉर्मेट क्या होता है, तो y एक्स स्क्वायर बाई 2 से कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा, इसका इंटीग्रेशन करो y एक्स स्क्वायर प्लस y एक्स स्क्वायर, मतलब डिफरेंशियल फॉर्मेट में क्या आएगा y एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, आगे और बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, अब और अच्छा अप्रोच अपनाते हैं। y स्क्वायर डी एक्स प्लस 2y एक्स डी वाई ये किसके बराबर हो जाएगा, डिफरेंशियल फॉर्मेट होगा किसका, y स्क्वायर एक्स का। आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है, अगर आप इसका इंटीग्रेशन कर दो और इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन,
इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन को ऐड नहीं किया जा रहा है यहाँ पे, टू टाइम नहीं किया जा रहा, बल्कि डिफरेंशियल फॉर्मेट क्या कर दिया जा रहा है, डी के साथ जो इंटीग्रेशन में आ रहा है वेरिएबल वो चीज़ लिख दी जा रही, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स। तो आई थिंक कम से कम ये 3 डिफरेंशियल फॉर्मेट आपको पता ही होनी चाहिए। बाकी अगर लिख पाते हो तो और लिखना सीख जाओगे समय के अनुसार, लेकिन अभी आपको 3 तो पता ही होंगे। मेज में इससे क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, जब पूछे जाएंगे तो इसी 3 में से कोई एक फॉर्मेट पूछी जाएगी, इसलिए 3 पता होनी चाहिए। बाकी लॉजिक अगर आप समझ गए हो तो आप और इसे लिख सकते हो, मतलब इनफाइनाइट लिख सकते हो। लॉजिक अगर आपके समझ में आ गया हो तो, लॉजिक एक बार में नहीं समझ में आएगा, 2 बार 3 बार कम से कम पढ़ना पड़ेगा, तो ये बात कहाँ से पैदा हुई ये बात समझ में आ जाएगी। अभी अगर हम ज़्यादा बताएंगे इस पे तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, और हम कंफ्यूज करना नहीं चाहते हैं, इसीलिए हम 3 बता के काम खत्म कर दे रहे हैं इसका, ठीक है। बाकी पिछली बार जब हम वर्क पावर एनर्जी पढ़ाए हैं, जो पहले लेक्चर हमारा, वहाँ इसे बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, पढ़ना मत वहाँ, एक बार अभी पहले इतना सीख जाओ, इसके क्वेश्चन करना सीख जाओ, धीरे धीरे आप खुद ही ये चीज़ कहाँ से आई आप समझ जाओगे। आगे बढ़ते हैं, इस पर क्वेश्चन करते हैं, ओके। चलते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। इफ फोर्स F is equals to y I कैप प्लस x j कैप, ठीक है, देन फाइंड आउट द वर्क डन in moving the particle from position 2,3 to 5,6। ओके भैया, एक फोर्स अप्लाइड है और इसकी वजह से एक पार्टिकल मूव कर जाता है 2,3 से 5,6। समस्या इस फोर्स में ही है, ऐसा फोर्स देखना तो जान जाना क्वेश्चन इसका है। क्या है, इसमें I के साथ y वेरिएबल दिया है और J के साथ x वेरिएबल दिया गया है। इसका मतलब ये क्वेश्चन परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट से होगा। कैसे, आगे देखो, हमने सीखा है अगर वेरिएबल फोर्स हो तो F डॉट dr लगाएंगे, फोर्स अगर एक्स वाई जेड में है तो एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप डॉट डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के कैप। जनाब यहाँ पे इसे रखो, वर्क डन क्या आएगा देखना, तो वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, फोर्स है ना, और प्लस 0 के कैप भी लिख लेते हैं, 0 के कैप, डॉट प्रोडक्ट लेंगे किसका, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। चलिए अब जैसे ही इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम, क्या मिलेगा हमें, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी जरा ये बताना। तो इनिशियल कोऑर्डिनेट क्या गिवन था, इनिशियल कोऑर्डिनेट गिवन था 2,3 और फाइनल क्या था 5,6 था। ओके, तो लिमिट पुट कर देंगे हम 2,3 से 5,6। अब इसे देखेंगे कौन सा डिफरेंशियल फॉर्मेट बना रहा है, तो इसके लिए सोच सकते हैं, हमें पता है वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट सोचने के लिए सबसे पहले दोनों टर्म को इंटीग्रेट करो, ए आ जाएगा वाई एक्स प्लस एक्स वाई। इसका मतलब है ए वाई एक्स या एक्स वाई का डिफरेंशियल फॉर्मेट बना रहा है, इसके बराबर हम क्या लिख देंगे, डी एक्स वाई। तो ए होगी इसकी डिफरेंशियल फॉर्मेट, परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। इसकी क्या बन जाएगी, परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन।
फिर हम क्या कर सकते हैं, इस इंटीग्रेशन की जगह dxy को रिप्लेस करवा सकते हैं। जी बिल्कुल, 2,3 से 5,6 और क्या करवा देंगे, रिप्लेस करवाएंगे इसे dxy से। अगर इंटीग्रेशन dx होता था तो उसे क्या लिखते थे, x लिखते थे। अगर इंटीग्रेशन dy होता था तो उसे y लिखते हैं। तो इंटीग्रेशन xy dxy है तो इसे क्या लिखेंगे, xy। और फिर पुट करेंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट 2,3 से 5,6। तो इसमें अपर लिमिट जब पुट करोगे तो क्या आएगा, जरा ये देखो तो 5 × 6 माइनस लोअर लिमिट 2 × 3, यही तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 6। तो वर्क डन जो आ जाएगा अपना वो कितना आएगा, 24 जूल के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, 24 जूल के। आई थिंक आपको हो सकता रहा ना दिख रहा हो, लेकिन ये देख लेना 5 × 6 2 - 2 × 3 किया गया है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 24 जूल। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से साइड हो जाते हैं, आप इसे नोट कर लेना, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लग रहा है और इस पे लग रहा है मुझे जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जेईई एडवांस में 2000 में इस पे क्वेश्चन पूछा गया। कहोगे तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्टिंग में हम वो क्वेश्चन करवा देंगे। अगर खुद से ट्राई करना अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है, और डेफिनेटली हो जाएगा आपसे 100% गारंटी के साथ बोल रहे हो, क्वेश्चन आप कर लोगे अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, ठीक है। और बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क डन और स्प्रिंग फोर्स की वजह से वर्क डन को हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। स्प्रिंग फोर्स हमने पहले ही पढ़ लिया, अब उसका वर्क डन देखेंगे। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे एनर्जी की, फिर हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, फिर वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करेंगे। देन उसके बाद हमारा लेक्चर एक टॉपिक खत्म हो जाएगा और इसी के साथ हम नए चैप्टर पे मूव कर जाएंगे। तो अब क्या करना है आपको, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो क्या करना है, लाइक करना है। अगर आपको लगा हो कंटेंट अच्छा है तो व्हाट्सएप पे शेयर कर देना है, जहाँ भी मन करे, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। थर्ड चीज़ क्या करनी है, चैनल को खुद भी सब्सक्राइब कर लेना है और अपने फ्रेंड से भी करवाना है, जहाँ जो फ्रेंड हो, ठीक है। बाकी यार मस्ती करते रहो, पढ़ाई करते रहो। इसी के साथ चलते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।